गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है दिनांक 12 अक्टूबर 2020 और ये वर्कशीट है क्लास 5 के लिए। बच्चों अभी तक 3rd to 5th की एक ही वर्कशीट आ रही थी, लेकिन अब से आपको अलग अलग वर्कशीट्स मिलेंगी। क्लास 3rd के लिए अलग, 4th के लिए अलग और 5th के लिए अलग। तो ये वाली है क्लास 5th के बच्चों के लिए और ये वर्कशीट है आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम पर आधारित, जो कि पाठ 1 राख की रस्सी के बारे में है। तो यहाँ बच्चों आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों हमने पहले नाम वाले शब्दों के बारे में पढ़ा है। हमने संज्ञा के ऊपर 2-3 वर्कशीट की थी। तो बच्चों आप उन वीडियोस को एक बार फिर से देख लेंगे, वर्कशीट को फिर से रिवाइज़ कर लेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वर्कशीट्स का लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से एक बार फिर से देख लेंगे। तो आज हम उनसे आगे बढ़ते हुए संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा। तो ये वो संज्ञा है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती है। जैसे महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, भगत सिंह भी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, सोहन भी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, आप सबका नाम भी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, और दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है, एक विशेष शहर का नाम है, मुंबई भी एक विशेष स्थान का नाम है, रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है। तो हमने देखा कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ इशारा करते हैं वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से किसी खास का नाम बताती है। तो बच्चों ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, मतलब बच्चों वो शब्द जो किसी विशेष प्राणी या वस्तु का नहीं बल्कि उनकी संपूर्ण जाति का बोध कराएं, संपूर्ण जाति के बारे में बताएं, वो शब्द हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा शब्दों में एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है। जैसे बच्चों पुस्तक, पुस्तक शब्द से सभी पुस्तकों का बोध होता है। जैसे कोई भी पुस्तक हो, आपकी रिमझिम की हो या आपकी मैरी गोल्ड हो या आपकी मैथ मैजिक, कोई भी बुक हो, तो अगर पुस्तक शब्द बोला जाएगा तो सभी पुस्तकों का बोध होता है। और कार बोला जाएगा तो भी सभी कारों का बोध होता है, जितनी भी कार हैं। ऐसे ही नदी, अगर नदी शब्द बोला जाए तो सभी नदियाँ, जितनी भी नदियाँ दुनिया में हैं उनका बोध होता है। जानवर बोलने से सभी जानवरों का बोध होता है, लड़का, गांव आदि। तो बच्चों जैसे पुस्तक बोला जाएगा तो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर एक विशेष पुस्तक का नाम आया तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह नदी तो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर मैं बोलूँ यमुना तो बच्चों वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि वो एक विशेष नदी का नाम हो गया। इसी तरह गांव बोला जाएगा तो वो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन मैं किसी एक गांव का नाम बोल दूं तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये थे बच्चों व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों वो शब्द जो किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं। तो बच्चों ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू
नहीं सकते। जो शब्द भाव का बोध कराते हैं वो है भाववाचक संज्ञा, जैसे भूख, प्यास, सुंदरता, गरीबी, बचपन, लंबाई, दोस्ती आदि। तो ये हैं भाववाचक संज्ञा जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे मोहन, केला, दिल्ली, बाजरा आदि। बच्चों शेर यहाँ पर नहीं आएगा, शेर आएगा जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि शेर जो शब्द है वो सभी शेरों की जाति का बोध कराता है। यह सभी शेरों की ओर इशारा करता है, ना कि केवल एक शेर की तरफ। ठीक है, किसी खास शेर की तरफ इशारा नहीं करता। यह शब्द सभी शेरों का बोध कराता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। और बाकी कौन कौन से उदाहरण हैं? जानवर, फल, शहर, अनाज आदि। जैसे फल तो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन किसी एक विशेष फल का नाम लो, जैसे केला, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेब, और भी कोई भी आप नाम लेंगे किसी फल का तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जो फल शब्द है वो सभी फलों का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और शहर तो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन किसी भी एक शहर का नाम लोगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह अनाज तो है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि अनाज शब्द सभी अनाजों की ओर बोध करता है और इशारा करता है। लेकिन जो बाजरा शब्द है वो एक विशेष अनाज है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा के और भेद: मोटापा, अच्छाई, बचपन, चालाकी आदि। तो बच्चों अब हम पढ़ चुके हैं तीनों भेदों के बारे में। अब हम प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपको दिए गए हैं कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द, आपको उनके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है फूल, तो फूल के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं गुलाब, कमल, सूरजमुखी। ये सबके अलग अलग नाम दे दिए। अगर कोई बोले गुलाब तो सिर्फ गुलाब के फूल की तरफ इशारा होता है, और कमल बोले तो कमल के फूल की तरफ, और सिर्फ फूल बोलेंगे तो सभी फूलों की तरफ इशारा होता है। इसीलिए ये तो जातिवाचक संज्ञा और ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब फल, तो यहाँ पर आप 3 फलों का नाम लिखेंगे, पक्षी में आप 3 पक्षियों का नाम लिखेंगे, और ऐतिहासिक इमारतों में आप 3 ऐतिहासिक इमारतों का नाम लिख देंगे। इस तरह से फल में सेब, आम, केला, या आप कोई और भी फल का नाम लिख सकते हैं। पक्षी में मोर, कबूतर, कोयल, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। ऐतिहासिक इमारतें जैसे लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार। तो ये सारे तो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये किसी विशेष का नाम है, और ये हैं जातिवाचक संज्ञा। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। आप ये अनुच्छेद पढ़ेंगे और इसमें आए संज्ञा शब्दों को छांटेंगे और फिर उनको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में अलग अलग कर देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। लोनपो गार तिब्बत के राजा सोनग वसैन गांपो के मंत्री थे। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा। शहर में उसे एक लड़की मिली जिसने लोनपो गार के बेटे की मदद की। लोनपो गार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बना दी। लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई। तो बच्चों आपको यहाँ से संज्ञा शब्द निकालने हैं। आप इसे फिर से पढ़ेंगे ध्यान से और खुद शब्द निकालेंगे, उन्हें अलग अलग भी करेंगे। उसके बाद आप वीडियो फिर से देखेंगे और अपना चेक करेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ पर लोनपो गार, तिब्बत और सोनग वसैन गांपो, ये 3 शब्द आए हैं।
ये तो एक विशेष व्यक्ति का नाम है, ये भी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, और तिब्बत एक विशेष स्थान का नाम है, इसलिए ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में है राजा, मंत्री, दिन, बेटे, भेड़े, शहर, लड़की, राख, रस्सी, ये सभी हैं बच्चों जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में आए हैं समझदारी और चालाकी। बच्चों एक बार आप फिर से दोबारा देखेंगे, अगर आपको कोई और मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। अपने आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों के नाम बोलिए व बच्चे से खेल खेल में पूछिए कि ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों आपके मम्मी पापा या बड़े भाई बहन क्या करेंगे कि आपको कुछ वस्तुओं, व्यक्तियों के नाम बोलेंगे और आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा। तो मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिख दिए हैं, बाकी आप अपने मम्मी पापा से भी बोलेंगे कि आपको कुछ शब्द बोलें, ठीक है। तो आप ये वाले शब्द भी कर सकते हैं और इसके अलावा आपके माता पिता द्वारा बोले गए शब्द भी करेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को अलग अलग करके लिख देंगे। जैसे जयपुर कहाँ आएगा, जयपुर है एक विशेष स्थान का नाम, तो जयपुर आ जाएगा यहाँ पर। पहाड़, पहाड़ क्या है, पहाड़ किसकी तरफ इशारा करता है, सभी पहाड़ों की तरफ, जितने भी पहाड़ हैं, तो ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। बाकी आप खुद करेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आप इसे करेंगे। और आप एक बात का और ध्यान रखेंगे, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो आप जानते ही हैं कि कोविड-19 से बचने के लिए आपको अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो बच्चों आप कीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।